हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हैं उसको जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। नाउ सेकंड चैप्टर बात करता है किंग्स और किंगडम्स के बारे में। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि 700 से लेके तो जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है 1750 तक का, उसमें कि कौन कौन से किंग्स के बारे में, अलग अलग किंग्स रूलर्स के बारे में, और थोड़ी बहुत टर्म्स जो है इस चैप्टर में दी गई, मेंशन की गई हैं, वो उनके बारे में देखने वाले हैं। ये जो मैप दिया गया है यहाँ पे इसके बारे में तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन से किंग का कहाँ पे जो डायनेस्टी जो थी उसका एक्सटेंशन, उसका एम्पायर का एक्सटेंशन कहाँ पे था, ठीक है, वो किंगडम जो है कहाँ पे एग्जिस्ट करता था उस समय पे, ये पता होना चाहिए। ये जो है मैप बताया गया है 7 से लेके 12th सेंचुरी के बीच के जितने भी रूलर्स थे, ठीक है, 7 से लेके तो कितने 12th सेंचुरी, 7 से 12th सेंचुरी के बीच में जितने भी रूलर्स थे उनके बारे में बताया गया है मैप की। जो पाल्स हुआ करते थे वो बंगाल की तरफ रहा करते थे, चाहमनाज ये सेंट्रल इंडिया की तरफ, राष्ट्रकूटास जो थे वो साउथ, थोड़ा सा साउथ वेस्ट के टुवर्ड इंडिया के। तो इस तरीके से जो है इन्होंने कैप्चर कर रखा था एरिया। 7 से लेके तो 12th सेंचुरी के बीच के रूलर्स हैं ये। मेन चीज़ तो यहाँ से शुरू होती है हमारी कि नई डायनेस्टी का इमर्जेंस, और यहाँ पे कुछ टर्म्स कि सामंत या सबऑर्डिनेट कौन हुआ करते थे, जो कि हमने 6th क्लास की जो हिस्ट्री थी उसमें भी देखा था कि सामंत जो थे वो पर्सन हुआ करते थे जो किंग को सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना, आर्मी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो उसको सामंत कहा जाता था। यहाँ पे भी इसी तरीके से मेंशन है कि सामंत या सबऑर्डिनेट उस पर्सन को कहा जाता है जो किंग को गिफ्ट देना, ठीक है, गिफ्ट भेजना, या हमेशा उसके कोर्ट में प्रेजेंट रहना, किंग के कोर्ट में, और उनको प्रोवाइड करवाना मिलिट्री सपोर्ट, ये काम हुआ करता था सामंत का। तो सामंत को आप सबऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं और सामंत भी बोल सकते हैं। फिर मैंने ये भी बताया था कि जो सामंत है जब वो पावरफुल हो जाता या फिर उसे लगता कि जो किंग है वो तो वीक है, तो वो क्या करता कि इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता, और फिर वो उस किंग को हटा के खुद भी राजा बन सकता था। इस तरह की जो मेंटेलिटी होती थी सामंत की। तो सामंत जब पावरफुल हो जाता या फिर जब वो पावर वेल्थ गेन कर लेता तो वो महासामंत अपने खुद को डिक्लेयर कर देता, या महामंडलेश्वर, ठीक है। महामंडलेश्वर का मतलब होता है ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल, या किसी एरिया का ग्रेट लॉर्ड खुद को मानने लगता, खुद को कहता, ये टाइटल देता। इस तरीके से सामंत खुद को डिक्लेयर करता जब वो ज़्यादा फुल हो जाता या फिर वेल्थ गेन कर लेता तब। फिर इंडिपेंडेंट होने की भी कोशिश करता अपने रूलर से, अपने राजा से। ये भी यहाँ पे बताया गया है सामंत के बारे में। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि ये रूलर है डेक्कन के, ठीक है, जो पिछले अभी जो ये मैप देखा था हमने, यहाँ पे जो राष्ट्रकूटा थे वो डेक्कन में ही है ये, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में। तो राष्ट्रकूटा जो थे वो भी सामंत थे एक समय पे, लेकिन सबऑर्डिनेट थे ये चालुक्य के। जो कर्नाटक के चालुक्य थे उनके ये क्या थे, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब कि सामंत थे, और इन्होंने भी इसी तरीके से जो है वो रूल किया अपने किंग को ओवरथ्रू करके, ठीक है, अपने किंग को हटा के, रूलर्स को हटा के। इस तरीके से राष्ट्रकूटा जो थे वो भी पहले सामंत या सबऑर्डिनेट हुआ करते थे। फिर दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी के मिड में दंती दुर्ग जो थे, जो कि राष्ट्रकूटा चीफ ही हैं, ये इन्होंने भी ओवरथ्रू किया था चालुक्य को, बट एक रिचुअल परफॉर्म करके जिसका नाम है हिरण्यगर्भ। जैसे कि 6th की जो हमारी हिस्ट्री थी उसमें हमने पढ़ा था अश्वमेध के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे उसी समय मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि हिरण्यगर्भ भी एक रिचुअल है जिसे परफॉर्म किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हिरण्यगर्भ। देखो हिरण्यगर्भ जो है वो एक आता है, इसका मतलब होता है गोल्डन वॉम्ब। ये रिचुअल परफॉर्म किया जाता है ब्राह्मण्स की हेल्प से, और
जो भी इसे परफॉर्म करता है, ठीक है, वो उसका रीबर्थ होता है एक क्षत्रिय के रूप में। अगर जैसे कि मान लो कोई ब्राह्मण है और वो इस रिचुअल को परफॉर्म करता है ब्राह्मण की हेल्प से, तो क्या होगा कि जैसे ही ये उसका जो रिचुअल हो जाएगा कंप्लीट, तो वो ऑलरेडी उसका रीबर्थ हो चुका होगा एक क्षत्रिय के रूप में, ठीक है। तो अब से वो ब्राह्मण ना होके क्या हो जाएगा, वो क्षत्रिय हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसे जो है वो परफॉर्म किया जाता है, हिरण्यगर्भ, ठीक है, इसका नाम है। तो दंती दुर्ग जो कि एक राजपूता चीफ है, इन्होंने भी हिरण्यगर्भ परफॉर्म किया था और इनका रीबर्थ हुआ था एज अ क्षत्रिय, ठीक है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हिरण्यगर्भ क्या होता है कि ये एक रिचुअल है जो ब्राह्मण की हेल्प से जो है वो कंप्लीट किया जाता है, और जो भी इसे परफॉर्म करता है उसका रीबर्थ होता है एज अ क्षत्रिय। क्षत्रिय कि उस समय पे क्या हुआ करता था कि जो क्षत्रिय थे वो ही युद्ध कर सकते थे, वही राजा हुआ करते थे, ठीक है। ब्राह्मण का काम अलग था, ऐसे बताया गया था कि अलग अलग जो लोग डिवाइडेड थे। तो इस तरीके से अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट दिया गया है, जैसे कि इसमें कि जो ये पेंटिंग स्कल्पचर जो है ये आपको देखने को मिलेगा, एक दीवार पे है जो कि एलोरा की केव है, ठीक है। एलोरा की जो केव, एलोरा एक प्लेस है महाराष्ट्र में, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत सारी केव देखने को मिलेगी, पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, और वहीं पे केव नंबर 50 की वॉल पे ये आपको पिक्चर देखने को मिलेगी, एक इमेज बोल सकते हैं कि एक मूर्ति जो कि है हमारे भगवान विष्णु की, ठीक है। एज नरसिम्हा इनको दिखाया गया है, मेंस लॉयन, और ये भी वर्क जो है वो राष्ट्रकूटा के टाइम का है, ठीक है। तो अभी तक हमने किसके बारे में बात की, कौन से रूलर के बारे में, राष्ट्रकूटा के बारे में, कि राष्ट्रकूटा भी पहले सामंत हुआ करते थे, फिर इन्होंने चालुक्य को ओवरथ्रू किया और ये भी राजा बन गए। फिर दंती दुर्ग भी एक राष्ट्रकूटा चीफ है, लेकिन इन्होंने हिरण्यगर्भ परफॉर्म किया और ये राजा बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बताई जा रही है। इनका रीबर्थ हुआ सेक्रीफाइजर के रूप में। फिर हमारे पास में और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है, अगर दूसरे केसेस में तुम्हें बात करूँ, ठीक है, दूसरे केसेस क्या है हमारे पास में, देखो मैं बताती हूँ। कदम्ब मयूराश्रम और गुर्जर प्रतिहारा हरिश्चंद्र जो है वो ब्राह्मण्स हुआ करते थे, ठीक है, वो क्या थे, ब्राह्मण्स। लेकिन ये भी फिर क्या बन गए, राजा, कि इनको जो है इच्छा थी कि हम राज्य करें, ऐसा नहीं, लेकिन सोसाइटी के हित के लिए ब्राह्मण्स जो हैं उनकी भी, हम जैसे कि कोई प्रोफेशन में काम करते हैं, हमारी दूसरे प्रोफेशन को देख के इच्छा होती है कि काश मैं भी ये काम कर पाता। इस तरीके से जो कदम्ब मयूराश्रम जो है और जो गुर्जर प्रतिहारा हरिश्चंद्र जो थे वो भी पहले ब्राह्मण्स ही थे, बाद में ये जो है वो राजा बने। और जो कदम्ब मयूराश्रम थे वो कर्नाटक के किंगडम मतलब कर्नाटक के रूलर थे, और जो गुर्जर प्रतिहारा हरिश्चंद्र जो है वो राजस्थान के थे, ठीक है। तो ये बात याद रखना। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो किंग हुआ करते थे, नए नए किंग्स जो है वो खुद को टाइटल्स दिया करते थे अलग अलग तरीके के, जैसे कि महाराजा धीराज या फिर त्रिभुवन चक्रवर्ती, इस तरीके के जो है ये खुद को टाइटल्स दिया करते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पे बताया गया है कि वो टैक्स लिया करते थे अलग अलग तरीके से लोगों से, जैसे कि हर जगह वही था पुराने समय पे, तो यही था कि कहीं से भी रेवेन्यू जनरेट करना है, रिसोर्स अगर हमें चाहिए तो वो आएगा टैक्स के थ्रू, ठीक है। और टैक्स लिया जाएगा, जितने भी लोग हैं वहाँ पे, ट्रेडर्स है, मर्चेंट है, पीजेंट है, फार्मर है, ठीक है, हर्डर है, सभी से टैक्स लिया जाता था। और ये पूरी इन्फॉर्मेशन उसी को बता रही है। यहाँ पे भी बताया गया है कि एक इंस्क्रिप्शन है चोला का, तमिलनाडु में आपको चोला का इंस्क्रिप्शन मिलेंगे, क्योंकि चोलाज, पांड्याज, चेराज ये ज़्यादातर जो है साउथ इंडिया में आपको मिलेंगे, साउथ इंडिया के रूलर्स है सारे। तो जो चोलाज हैं वहाँ उनके इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि 400 से ज़्यादा जो है, मतलब 400 से अलग अलग टर्म जो है हमें मिलेगी टैक्स के लिए, मतलब इतने तरह के टैक्स लगते थे, 400 से ज़्यादा, समझ में आ रही है। तो इसमें से दो प्रकार के जो टैक्स उनकी बात हुई है, वैत्ती और एक कादम्बई। जो वैत्ती टैक्स हुआ करता था वो कैश में नहीं लिया जाता था, बल्कि लेबर के फॉर्म में लिया जाता था, कि तुम हमारे यहाँ पे काम कर दो, कुछ भी राजा का जो काम है या फिर जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में, तो उसमें हेल्प कर दो, उसमें लेबर का काम कर दो, इस तरीके से टैक्स लिया जाएगा। दूसरा कादम्बई जो है वो लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में टैक्स लिया जाता था,
ठीक है, 2 दिए गए हैं तो मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि इतने अलग अलग प्रकार के टैक्स हुआ करते थे उस समय पे भी। और यहाँ पे टैक्स का यूज़ क्या होगा, ठीक है, टैक्स का यूज़ होगा टेम्पल को कंस्ट्रक्शन करवाने में, फोर्ट कंस्ट्रक्ट करवाने में, ठीक है। तो मेनली ज़्यादातर जो टैक्स का यूज़ हुआ करता था वो कंस्ट्रक्शन में, फिर अगर लड़ाई लड़नी है वॉर तो उसमें यूज़ होता था, ठीक है। और किस में यूज़ होगा इनका टैक्स का, बांटने में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब राजा दान करता है अलग अलग चीज़ों को ब्राह्मण्स को देता है तो उसमें भी उसका यूज़ हुआ करता था, जैसे कि वार को लड़ने में, कंस्ट्रक्शन करने में, और बाकी बाकी तो कुछ खास नहीं है, ट्रेड रूट्स, किसी लैंड को कैप्चर करने में, ये सब चीज़ें के लिए ये लोग क्या करते थे, टैक्स का यूज़ करते थे। बाकी यहाँ पे प्रशस्ति बताई जा रही है जो कि हमने 6th की क्लास में पढ़ चुके हैं, बट फिर से पढ़ लेते हैं प्रशस्ति के बारे में। देखो, इस चैप्टर में प्रशस्ति की असलियत दिखाई जा रही है। पहले की जो 6th क्लास थी उसमें तो सिर्फ हमें बताया गया था कि प्रशस्ति जो है वो एक रिटर्न होता है जो कोई प्रशंसा के लिए लिखता है, किसी राजा की प्रशंसा के लिए अगर कोई चीज़ लिखी गई है, ठीक है, कि एक बुक है मेरे पास में और मैंने किसी की प्रशंसा में उसे लिखा है, उस रिटर्न रिकॉर्ड को हम बोलेंगे प्रशस्ति, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, प्रशस्ति। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रशस्ति लिखी जाती थी राजा के द्वारा वो हमेशा सही डिटेल नहीं होती थी उसमें, कभी कभी उसमें कुछ अधिक ही बड़ा चढ़ा के बता दिया जाता था कि जो सच नहीं होता था, ठीक है, मे नॉट बी लिटरली ट्रू, तो कुछ ज़्यादा ही उसको बड़ा चढ़ा के बता दिया है राजा को कि राजा इतना पावरफुल है, इतना अच्छा है, दयालु है, उदार है, वगैरह वगैरह। तो वो जो चीज़ें होती थी वो सच भी नहीं हुआ करती थी, इस तरीके के लोग लिखते थे राइटर्स, मतलब उस समय के जो हुआ करते थे वो। यहाँ पे हमारे पास में आता है कि एक हमें बात पता चलती है कि इन्फॉर्मेशन कि जो किंग हुआ करते थे वो ब्राह्मण्स जो थे उनको लैंड दान में दिया करते थे, लैंड मतलब ज़मीन, ठीक है, ज़मीन दान में दिया करते थे जो राजा हुआ करते थे वो ब्राह्मण्स को। बस याद रखना ये, और क्या, कि ये तो हमें ऑलरेडी एक वो होता है कॉमन सेंस हमारे अंदर कि इतना तो हमें पता चल ही जाता है कि राजा है तो क्या दान दे सकता है वो ब्राह्मण्स को, यही देगा, सोना चांदी, और बाकी ज़मीन देगा, और क्या, गाय देगा वगैरह, तो इतना तो हमें पता होना चाहिए। बाकी इसका हमें पता चलता है कि राजा जो है वो ब्राह्मण को दान देता था लैंड, वो पता चलता है कॉपर प्लेट के रिकॉर्ड से, कि हमें कुछ ऐसी कॉपर प्लेट्स मिली हैं, ठीक है, जिसमें हमें रिटर्न रिकॉर्ड मिला है इन सब का। जिस तरीके से तुम्हें लग रहा होगा कि इनके ऊपर जो है थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, पास से अगर देखोगे तो यही लिखा हुआ है इनके ऊपर, अलग अलग इन्फॉर्मेशन। और इन इन्फॉर्मेशन में से एक इन्फॉर्मेशन ये है कि किंग जो है वो ब्राह्मण्स को दान में देता था ज़मीन, लैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें दिया गया है कि अभी तक तो हमने बताया कि प्रशस्ति में तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल सही नहीं है या कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बता दिया है, ट्रू तो वही नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो लोग ऐसा क्यों करते थे, बड़ा चढ़ा के बताना। देखो क्या होता है कि जब कोई पोएट होता है या कोई राजा होता है, कोई बड़ा राजा होता है, तो उसके आसपास रहने वाले लोग क्या सोचते हैं कि मैं इसकी जितनी प्रशंसा करूँगा उतना ही मुझे क्या, मैं सेफ रहूँगा और साथ में मुझे इससे फ़ायदा भी होगा, ठीक है। अगर कोई वेल्दी पर्सन है तो बाकी के उसके आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं जितनी इसकी जो है वो बोल सकते हैं चापलूसी करूँगा उतना मुझे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से उस समय पे भी ऐसे कुछ पोएट हुआ करते होंगे जो ऐसा सोचते होंगे, और इस वजह से उन्होंने प्रशस्ति में कुछ ऐसा लिखा बड़ा चढ़ा के कि राजा प्रसन्न हो जाए बिल्कुल उनके ऊपर। बट जो कलहन थे ना, कलहन कौन थे, एक ऑथर है, ये भी एक ऑथर है और इन्होंने भी लिखा है। बट इन्होंने क्या किया है, क्रिटिसाइज़ भी किया है राजा को, उनके रूल को लेके, उनकी पॉलिसी को लेके, और इन्होंने ब्लाइंडली कुछ भी नहीं लिख दिया है, ठीक है। इन्होंने सच लिखा है, सच जो लोगों को पता होना चाहिए, जो बिल्कुल सच है वो लिखा है कलहन ने। इन्होंने लिखा है कश्मीर के रूलर के बारे में, जो कि ये जो ऊपर तुम्हें इतना बड़ा दिखाई दे रहा है ये पूरी प्रशस्ति है, ठीक है, पूरी प्रशस्ति है, इनके बारे में बताई गई है कि क्या इनका सब कुछ है वो सब। चलो आगे। वारफेयर फॉर वेल्थ, लड़ाई लड़ी जाती है किसके लिए, वेल्थ के लिए, वेल्थ धन, ठीक है।
और उस समय पे वेल्थ क्या हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी वेल्थ। देखो यहाँ पे त्रिपार्टित स्ट्रगल का टर्म आता है। अब ये त्रिपार्टित स्ट्रगल क्या है, एक जगह है कन्नौज जो आज भी एग्जिस्ट करती है, जो कि यूपी में है। तो ये कन्नौज के लिए एक समय पे हुई वॉर, ठीक है, वो भी 3 लोगों के बीच में, 3 लोग मतलब 3 राजाओं के बीच में। एक है प्रतिहारा, ठीक है, गुर्जर प्रतिहारा रूलर जो बिलोंग करते हैं गुर्जर प्रतिहारा से, दूसरे रूलर है राष्ट्रकूटा से बिलोंग करते हैं, और तीसरे पाल डायनेस्टी के रूलर हैं। पहले कौन है, पहले रूलर है गुर्जर प्रतिहारा के, गुर्जर प्रतिहारा के हैं रूलर, फिर दूसरे राष्ट्रकूटा के रूलर हैं, फिर तीसरे जो है पाल डायनेस्टी के हैं, और तीनों लड़ते हैं एक प्लेस के लिए जिसका नाम है कन्नौज, ठीक है। और ये जब तीनों ने इन्होंने जब लड़ी, एक जगह के लिए लड़ाई लड़ी, तो उसे बोला गया त्रिपार्टी स्ट्रगल, जिसमें कि 3 पार्टियां जो हैं वो अलग अलग जो है वो एक प्लेस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इस वजह से इसे त्रिपार्टी स्ट्रगल जो है कहा गया है। अब वेल्थ का मैंने बताया कि वेल्थ जो है उसके लिए वॉर होती थी। तो अब देखो यहाँ पे एक बताया गया है कि उस समय पे बहुत ज़्यादा लूट होती थी, ठीक है। और कहाँ पे, सबसे ज़्यादा टेम्पल्स में। और टेम्पल क्या हुआ करते थे, साइन कि राजा कितना पावरफुल है, राजा के पास में कितनी वेल्थ है, वो बताएगा टेम्पल, उस जगह का, उस किंगडम का टेम्पल जो है वो बता देगा तुम्हें कि राजा कितना पावरफुल है, राजा के पास में कितनी वेल्थ है, उसकी कितनी पावर है, वो सब। तो इसी वजह से टेम्पल्स को लूटा जाता था। और एक फेमस बंदा है कौन, महमूद ऑफ गज़नी। महमूद ऑफ गज़नी जो कि अफ़गानिस्तान से बिलोंग करता था, ये इसने इंडिया में, ठीक है, हमारे सब कॉन्टिनेंट में रेड किया 17 बार, कितनी 17 टाइम। और किस टाइम पीरियड में, 1000 से 1025 के बीच में इसने जो है वो 17 बार रेड किया हमारे कॉन्टिनेंट पे। मतलब सिर्फ 25 साल में, ठीक है, सिर्फ 25 साल में 17 बार इसने जो है वो रेड किया, मतलब हर साल इसका तो यही काम था। और सब इसका मेन टारगेट जो हुआ करता था वेल्दी टेम्पल्स, जिसमें से सोमनाथ जो है गुजरात का वो भी इंक्लूडेड है। इस तरीके से महमूद ऑफ गज़नी के बारे में याद रखना कि इसने 17 बार रेड किया था इंडिया पे नहीं, इंडिया के टेम्पल्स पे। अब कुछ और रूलर्स भी हैं जो हमेशा वॉर में इंक्लूड रहते थे, वॉर में मतलब उन्हें ज़्यादा ही कुछ शौक था लड़ने का। उनमें से आते हैं हमारे चाहमनास का मतलब है चौहान्स, ठीक है, जिनका मतलब किंगडम था अराउंड दिल्ली और अजमेर के आसपास, दिल्ली और अजमेर के आसपास इनका जो है चौहान्स का किंगडम हुआ करता था। और इनके फेमस रूलर जो है वो है पृथ्वीराज थर्ड इनके फेमस रूलर हैं, जिन्होंने सुल्तान महमूद और गौरी जो है उनको डिफीट किया था 1191 में। 1191 में जो है ये पृथ्वीराज थर्ड जो है इन्होंने ये जो महमूद और गौरी जो है इनको डिफीट किया था। लेकिन इसके अगले साल ही 92 में फिर से इनकी डिफीट हो गई थी पृथ्वीराज थर्ड की, और उसमें इनकी डेथ हो गई थी शायद, हाँ। तो पहले इन्होंने डिफीट किया महमूद गौरी को 91 में, फिर इनकी डिफीट हो चुकी थी 1192 में। बट ही वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग यार, मतलब वो बिल्कुल वो करते हैं, डिज़र्व करते हैं। दूसरा आता है हमारे कुछ रूलर्स के बारे में देख लेते हैं, चोलास के बारे में, ठीक है। अभी तक हम जान चुके राष्ट्रकूटा, फिर थोड़ा बहुत चाहमनास के बारे में, चौहान्स जो कि पृथ्वीराज थर्ड के बारे में, बाकी कुछ हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती रही सामंत के बारे में, ठीक है। फिर टैक्स के बारे में पता चला, टैक्स का क्या यूज़ होता है वो। फिर वेल्थ के ऊपर गए हम कि टेम्पल्स के बारे में पता चला कि टेम्पल साइन हुआ करता था वेल्थ का, पावर का। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है चोलास के बारे में, देख लेते हैं चोला क्या है। ये जो माइनर चीफ फैमिली से बिलोंग करते थे, जो चोलास जो थे, जो माइनर चीफ फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्हें बोला जाता था मुत्तिरैयर, ठीक है। और उनकी पावर थी कावेरी डेल्टा के आसपास, कावेरी डेल्टा के आसपास इनका जो है वो पूरा बसेरा था, जो माइनर चीफ फैमिली से बिलोंग करते थे। फिर सबऑर्डिनेट थे ये, दे वर सबऑर्डिनेट टू पल्लव किंग। पल्लव किंग जो है इनके सबऑर्डिनेट मतलब सामंत हुआ करते थे ये मुत्तिरैयर, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट रूलर के बारे में आया है यहाँ पे मेंशन,
विजयलया। विजयलया जो है वो चीफ फैमिली से बिलोंग करते थे, उरैयूर की चीफ फैमिली से बिलोंग करते थे विजयलया। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने टेम्पल बनाया है निशंबसुदिनी का टेम्पल बनाया है इन्होंने, और टाउन ऑफ तंजावुर भी बनाया, और निशंबसुदिनी का टेम्पल भी बनवाया। किसने? विजयलया ने। और विजयलया कौन है? एक चीफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, उतरैयूर की चीफ फैमिली, चोला की जो चीफ फैमिली है उतरैयूर की, वहाँ से बिलोंग करते हैं विजयलया, जिन्होंने तंजावुर का टाउन भी बनवाया है और निशंबसुदिनी का टेम्पल भी बनवाया है, जो कि एक गॉडेस है, ठीक है, देवी हैं उनका। यहाँ पे एक मेंशन आ रहा है हमारे पास में कि जो विजयलया के सक्सेसर थे उन्होंने भी बहुत सारा कॉन्क्वायर किया अलग अलग रीजन्स को, और अपनी पावर को बढ़ाया, ठीक है, किंगडम की साइज़ को बढ़ाया, जो विजयलया के सक्सेसर थे। फिर हमें मेंशन मिलता है राजाराज फर्स्ट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चोला रूलर है, पावरफुल है साथ में। ये जो किंग बने 1985 के आसपास। फिर दूसरे इनके सन आते हैं राजाराज फर्स्ट के सन जो है राजेंद्र फर्स्ट। इनका मेंशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा उसमें, आर्ट और कल्चर की जो बुक है 11th क्लास की, उसमें मिलेगा आपको। इनके टेम्पल्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना कि इन्होंने कौन कौन से टेम्पल्स बनवाए हैं, राजाराज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं तंजावुर में, ठीक है, और गंगईकोंडा चोलापुरम के, वो बनवाए गए हैं राजाराज और राजेंद्र के द्वारा, ठीक है। कौन सा टेम्पल? टेम्पल ऑफ तंजावुर और गंगईकोंडा चोलापुरम। अटपटे नाम है लेकिन यू शुड नो अबाउट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो तंजावुर के टेम्पल और गंगईकोंडा चोलापुरम का जो टेम्पल है वो बनवाया गया है राजाराज और राजेंद्र के द्वारा। बाकी आगे देखो, ये जो चोलास के टेम्पल हुआ करते थे ना, वो इनको न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट कहा जाता था। न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट मतलब बिकेम द न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट विच ग्रो अराउंड देम, उनके आसपास जो है वो बहुत बड़ा। क्यों बड़ा? क्योंकि देखो मैंने बताया जिस तरीके से टेम्पल जो है वो साइन हुआ करते थे हमारी वेल्थ, हमारी पावर, किंग की पावर, किंग की वेल्थ का, तो ठीक है, तो ये भी सेंटर बन गया था क्राफ्ट प्रोडक्शन का, टेम्पल्स जो थे। और खासकर चोलास के टेम्पल्स इकोनॉमी की, सोशल और कल्चरल लाइफ तीनों रिफ्लेक्ट हो रही है कि उस जगह की इकोनॉमी कैसी है। अगर टेम्पल अच्छे बिल्कुल हमें दिख रहे हैं एकदम, ठीक है, तो मतलब कि इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उस किंगडम की बहुत अच्छी है। फिर दूसरा, सोशल लाइफ कैसी है वो हमें वहाँ पे दिखेगा कि ज़्यादातर जो है आदान प्रदान, ट्रेडिंग है या व्यापार है वहाँ पे हो रहा है। कल्चर लाइफ जो है वो भी वहाँ पे दिखेगी आपको। तो टेम्पल्स जो थे वो एक सिर्फ वर्शिप का प्लेस नहीं कि जहाँ पे सिर्फ लोग जो हैं वो भगवान की प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन साथ में टेम्पल्स जो हुआ करते थे इकोनॉमिक सोशल लाइफ के रिफ्लेक्टर भी हुआ करते थे, सेंटर भी हुआ करते थे। राजा की जो जितनी वेल्थ है, जितनी पावर है, उसको मेंशन वो रिफ्लेक्ट करते थे टेम्पल्स जो थे वो। दूसरा यहाँ पे हमें मिलेगा ब्रॉन्ज इमेज, ठीक है। चोला की जो ब्रॉन्ज इमेज हुआ करती थी वो वर्ल्ड की फाइनेस्ट मानी जाती थी उस समय पे, ठीक है, फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। चोलास ब्रॉन्ज इमेज मतलब ब्रॉन्ज एक धातु है और ब्रॉन्ज से कोई इमेज बनी गई है तो उसे बोला गया है ब्रॉन्ज इमेज। और चोलास की जो ब्रॉन्ज इमेज हुआ करती थी वो वर्ल्ड की फाइनेस्ट मानी जाती थी। जैसे कि ये ब्रॉन्ज इमेज जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है इतनी बड़ी, वो, ठीक है। इसमें थोड़ा मेंशन मिलता है हमें कि एग्रीकल्चर इरिगेशन का, कि यहाँ पे जो साउथ इंडिया का जो पार्ट था ना उस समय पे, मतलब हम 700 से आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है, 700 से 1200 के अराउंड की बात कर रहे हैं। तो इस समय पे जो साउथ इंडिया हुआ करता था वहाँ पे अभी भी यार कावेरी रिवर जो है वहाँ से फ्लो करती है साउथ इंडिया में, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में अपना जो पानी है वो डिस्चार्ज करती है, वाटर ये फ्लो करती है, तो वहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिट करती है, ठीक है। जब कोई रिवर जाती है एरिया से तो वो क्या करती है, उस एरिया को, आसपास के एरिया को क्या बनाती है, फर्टाइल बनाती है। तो इस वजह से वो लैंड फर्टाइल है और फर्टाइल होने की वजह से हम वहाँ पे अच्छे से क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो वो एरिया जो था वो फेमस था राइस के कल्टीवेशन के लिए। फिर 5th to 6th सेंचुरी में लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन होने लगा, ठीक है। अभी तक फर्टाइल है लेकिन लोग को ज़्यादा समझ नहीं थी, कल्टीवेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना या सिर्फ व्यापार करना, तो ये सब चीज़ें, कल्टीवेशन भी बढ़ा, ठीक है, 5th 6th सेंचुरी में। फिर लोग जो हैं
वो अलग अलग, कि हम सिर्फ वाटर पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम अलग अलग इरिगेशन की फैसिलिटीज़ भी यूज़ करेंगे। जैसे कि लोग जो है अलग अलग वेराइटी ऑफ मेथड यूज़ करने लगे इरिगेशन के लिए। बड़े बड़े टैंक्स बनवाना, फिर वेल्स बनवाना, ठीक है, गड्ढा करके वेल्स बनवाना, कुएँ बनवाना। तो इस तरीके की जो है वो प्लानिंग भी करते थे कि हम सिर्फ जो है रेनफॉल पे डिपेंडेंट ना रहें। अब यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स आ रही हैं जो पता होनी चाहिए। बाकी तो इस चैप्टर में जो है वो टर्म्स इम्पॉर्टेंट है कि जब भी तुम्हें कोई अटपटी चीज़ नज़र आए तो उसको याद रखना कि इसका मतलब क्या होता है। बस इतना ही काफ़ी है इसमें चैप्टर में। देखो उर यहाँ पे मेंशन आया है, उर का मतलब होता है सेटलमेंट ऑफ पीजेंट, कि जितने भी पीजेंट होते थे उनके सेटलमेंट को उर बोला जाता था, ठीक है। फिर नाडू का मतलब होता है कि एक विलेज जो बड़ी यूनिट बना ले, ठीक है। एक विलेज मतलब ग्रुप ऑफ विलेज बोल दो, ग्रुप ऑफ विलेजेस जो है, ग्रुप ऑफ विलेजेस जो है जब अपना एक बड़ा यूनिट बना लेते हैं ना, लार्ज यूनिट, तो उसे नाडू बोला जाता था। और उर तो पता है कि सेटलमेंट ऑफ पीजेंट, ठीक है, सेटलमेंट ऑफ पीजेंट। ये प्रॉस्परस बने जब इरिगेशन जो है वो फैला, क्योंकि अगर सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंडेंट रहेंगे तो कभी हमारी फसल सूखी रह जाएगी, सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसका क्या फ़ायदा मिलेगा हमें। इस वजह से जब इरिगेशन की फैसिलिटीज़ आई एग्रीकल्चर में तो इनका जो है प्रॉस्पेरिटी शुरू हुई। फिर नाडू भी हमें पता चला कि ग्रुप ऑफ विलेजेस जो है उसे नाडू कहा जाता है। दूसरा क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है मूवेंद वेलन के बारे में, जो कि लार्ज लैंड ओनर हुआ करते थे, और अरेयर जो कि चीफ हुआ करते थे, ठीक है। अरेयर क्या है, चीफ है, मूवेंद वेलन रिच लैंड ओनर है। फिर यहाँ पे पता चलता है हमें कि जो विलेज काउंसिल थी और नाडू परफॉर्म करते थे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी। जो नाडू हैं जो कि ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं वो क्या करते थे, जस्टिस भी करते थे और टैक्स कलेक्शन का काम भी करते थे। जो नाडू हुआ करते, नाडू क्या है, विलेज एक अलग अलग विलेजेस की एक यूनिट है, तो वो जस्टिस का काम भी और कलेक्टिंग टैक्सेस का काम भी, ठीक है। दूसरा मूवेंद वेलन कौन है, लार्ज लैंड ओनर। फिर अरेयर कौन है, चीफ। ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटा। आगे देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है चोला के इंस्क्रिप्शंस के थ्रू इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें पता चलता है कि उस समय पे जो दान होते थे ना वो किस किस को दिए जाते थे और किस किस तरीके से। जैसे कि वेलन वगई जो है वो एक टाइप ऑफ लैंड है जिसमें नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रॉपराइटर्स का जो लैंड हुआ करता था उसे बोला जाता था वेलन वगई। नॉन ब्राह्मण जो ब्राह्मण नहीं है, पीजेंट है, प्रॉपराइटर्स, उन्हें जो लैंड दिया गया वो है वेलन वगई। फिर ब्रह्मदया एक लैंड है जो दिया जाता था ब्राह्मण्स को, जब गिफ्ट किया जाता था लैंड। जिस तरीके से हमें पता चला कॉपर की प्लेट से कि ब्राह्मण को गिफ्ट किया जाता था लैंड, तो उस लैंड को ब्रह्मदया कहा जाता था, ब्राह्मण को दिया गया ब्रह्मदया, ठीक है। शाला भोग जो है, जब हम स्कूल को मेंटेन करने के लिए जब ज़मीन दी जाती थी राजा के द्वारा तो उसे बोला जाता था शाला भोग, ठीक है, शाला भोग। फिर दूसरा देवदान या तिरुमत्तुकन्नी ये टेम्पल्स को दिया जाता था कि अगर लैंड अगर टेम्पल को दिया गया वहाँ पे एक बड़ा टेम्पल बनवाने के लिए, ठीक है, या टेम्पल के अराउंड बड़ा करने के लिए उसको और लैंड दिया गया है तो उसे देवदान या फिर तिरुमत्तुकन्नी बोला जाता। फिर पलेछंदम जो है वो जैन इंस्टीट्यूशंस को लैंड दिया जाता था। उस समय के जो जैन इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे उनको जो लैंड दिया जाता था उसे पली छंदम कहा जाता है। तो वेलन वगई नॉन ब्राह्मण पीजेंट को दिया जाने वाला दान है। फिर ब्रह्मदया ब्राह्मण को गिफ्ट किया गया लैंड है। फिर शाला भोग स्कूल के मेंटेनेंस के लिए दिया गया लैंड है। फिर देवदान या फिर तिरुमत्तुकन्नी जो है वो लैंड टेम्पल्स को दिया जाता है। फिर पलेछंदम जो है वो जैन इंस्टीट्यूशंस को टेम्पल्स दिया जाता था, लैंड दिया जाता था, उसे कहा जाता है। दूसरा अब हमें यहाँ पे पूरा जो है वो यही दिया गया है आपको। देखो ब्रह्मदया है, फिर अलग अलग सभा ऑर्गेनाइज की जाती थी उस समय पे। लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ कि नगरम, फिर एक टर्म आई है नगरम। अब नगरम क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। ये तो तुम्हें याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है, इसका कोई तोड़ नहीं है। नगरम क्या है, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। इस चैप्टर में जो भी टर्म्स दी गई हो ना
थोड़ा बहुत याद रखना उसके बारे में कि इसका मतलब क्या होता है। नगरम का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, ट्रेडर्स की एसोसिएशन को नगरम कहते हैं। अब इसमें क्या समझाया जाए। इंस्क्रिप्शन जो है उत्तर मेरूर और चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट के इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि सभा ऑर्गेनाइज की जाती थी साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में बोला गया तमिलनाडु की चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट से हमें पता चलता है, मतलब वहीं पे होगा, ठीक है। तो वहीं पे सभा ऑर्गेनाइज की जाती थी। सभा की अलग अलग कमेटीज़ हुआ करती थी, जैसे कि इरिगेशन का काम संभालने के लिए कोई दूसरी कमेटी है, टेम्पल्स का काम संभालने के लिए कोई दूसरी कमेटी है, गार्डन्स को देखने के लिए कोई दूसरी कमेटी है। इस तरीके से अलग अलग कमेटीज़ बनाई जाती थी। फिर ये कमेटी के हेड कौन होंगे वो डिसाइड करने के लिए इलेक्शन हुआ करते थे। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि उस समय पे भी क्या इलेक्शन हुआ करते होंगे। बट देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितने भी मेंबर्स हुआ करते थे उन कमेटी के, उनकी एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए उनके नाम लिख दिए एक लीफ पे, ठीक है, पाम लीफ पे। उन सब के मतलब अलग अलग मेंबर के अलग अलग पाम लीव्स पे नाम लिख दिए। सारी पाम लीव्स को फोल्ड कर दिया, ठीक है, उसको एक अर्थन पोट में मतलब एक घड़े में उसको रख दिया। एक घड़े में सारी चिट को डाल दिया, ठीक है, सारी चिट पे नाम लिख दिया। सारी चिट मतलब जितने भी हमारे लीव्स हैं उन पे अलग अलग मेंबर का नाम लिख दिया कमेटी के, और उनके चिट को इसमें डाल दिया, ठीक है, पाम लीव्स को। अब कोई एक बच्चे को बुलाया जाता, यंग बॉय को, और वो उसमें से जो है चिट निकालता, ठीक है। इस तरीके से वो डिसाइड होता कि इसका हेड कौन होगा, इस कमेटी का कौन डिसाइड करेगा। ये सब चीज़ें इस तरीके से डिसाइड होती इलेक्शन के थ्रू। यही यहाँ पे बताया जा रहा है। चैप्टर ख़त्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्लीज़ डू शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन चाहिए हैं तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।